हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आपको पता, हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 10 है, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जीएसटी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें कह रहा है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ सहदेव एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स हैव बीन इंटर्ड विद इन द स्टेट। ठीक है, विद इन द स्टेट का मतलब सेम स्टेट में, यानी कि विद इन द सेम स्टेट ऑफ बिहार, चार्जिंग CGST एंड SGST 9% ईच, यानी कि टोटल जो GST लगाया जा रहा है वो 18% लगाया जा रहा है, जिसमें CGST 9% हो जाएगा और SGST भी कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें देखो, पहली ट्रांजेक्शन कह रहा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रॉस फॉर ₹4 lakhs एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस। ठीक है, और फिर आगे कह रहा है कि 25% द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी कि सिर्फ 25% अमाउंट ही पेड किया जा रहा है एट द टाइम ऑफ परचेज। इसका मतलब रिमेनिंग जो 75% है उसका पेमेंट बाद में करना है, यानी कि वो क्रेडिट परचेज है। ठीक है, तो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए आइए सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका कैलकुलेशन देखिए। कैलकुलेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया तो एंट्री तो आपको आती ही है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स है उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी किस अमाउंट पर हमें GST लगाना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में जो लिस्ट प्राइस दिया है गाइज, वो कितना दिया, 4 lakhs दिया है ना। इसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, जो कि कितना दिया था, 10% दिया था। तो 4 लाख का 10%, यहाँ देखो मैंने कैलकुलेट किया है, 4 लाख का 10%, अच्छा नहीं 10% नहीं है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये 25% है। आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ये 25% है, यानी जो ट्रेड डिस्काउंट दिया है वो 25% है। तो 4 लाख का 25% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 0, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा। एक सेकंड, एक बार ज़रा देखते हैं क्वेश्चन में 10% है या फिर 10% ही है गाइज। हाँ, यहाँ पे देखो 10% है ना, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ये देखो, लिस्ट प्राइस हो गया आपका 4 lakhs और ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा -10%, तो यहाँ पे 25 की जगह आप 10 कर लीजिएगा। ठीक है, तो 4 लाख का 10% होता है 40,000। अब ये 4 लाख में से 40,000 माइनस हो जाएगा तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 3,60,000, यानी जो नेट परचेज की हुई नेट जो टोटल नेट परचेज की गई है वो कितने की गई है, 3,60,000 की। ठीक है, फिर इसमें से जो कैश की पेमेंट हुई है वो सिर्फ 25% हुई है ना। तो 3,60,000 का आप 25% कैलकुलेट करेंगे तो 25% आपका आ जाएगा 90,000। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से कैश डिस्काउंट को माइनस करेंगे। मैंने आपको बताया था हम कैश डिस्काउंट उसी अमाउंट पर अलाउ करते हैं या फिर रिसीव करते हैं जितना हमने पेमेंट कर रखा है या जितना हमने रिसीव कर रखा है। जैसे अगर हमने गुड्स को परचेज़ किया है तो हमें पेमेंट करना होता है, और अगर हमने गुड्स को बेचा होता तो हमें पेमेंट रिसीव होता है ना। तो जितना हम पेमेंट करते हैं या फिर जितना पेमेंट हम रिसीव करते हैं उसी अमाउंट पर कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हमने पेमेंट सिर्फ 25% किया है, यानी कि अमाउंट में अगर कहें तो 90,000 का पेमेंट किया है, तो इसी 90,000 पर हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट कितना है, 3% है, तो 90,000 का 3% कैलकुलेट करोगे तो गाइस आ जाएगा आपका 2,700। कितना आ जाएगा, 2,700। फिर आपको क्या करना है, इस 90,000 में से 2,700 को माइनस करना है, तो जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 87,300। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद इस वैल्यू पर आप CGST और SGST कैलकुलेट करेंगे। तो CGST कितना था, 9%, तो 8730। ठीक है, यानी कि 87,300 का 9% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7,857, 7,857। ठीक है, इसी तरीके से SGST जब आप कैलकुलेट करेंगे इसी सेम अमाउंट पर, यानी कि 87,300 पर, तो ये भी सेम आएगा, 7,857 ही आएगा, है ना। फिर इसके बाद ये आप जोड़ लेंगे, यानी कि जो
कैश की पेमेंट हो रही है इंक्लूडिंग जीएसटी, वो कितना हो रही है, 1,03,014, 1,03,014। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके बाद फिर देखो, ये तो हो गया 25% का कैलकुलेशन जिसका हमने पेमेंट किया था। अब अभी 75% रिमेनिंग अभी बचा हुआ है ना भाई। अगर हमने 25% पेमेंट कर दिया तो इसका मतलब 75% अभी पेमेंट बचा है ना, जिसका पेमेंट अभी नहीं किया गया है। तो देखो अब इस 75% का कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो देखो टोटल जो परचेज थी वो कितने की थी, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद 3,60,000 की। ठीक है, अब 3,60,000 का 75% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2,70,000। अब क्योंकि ये जो अमाउंट है 75% जिसका अभी पेमेंट ही नहीं हुआ है, तो इसमें से कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करोगे, याद रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्योंकि हमने 25% का पेमेंट कर दिया था, तो इसलिए यहाँ पे कैश डिस्काउंट को हमने माइनस करने के बाद टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट किया था। लेकिन क्योंकि 75% का पेमेंट अभी हुआ ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें CGST या जो SGST कैलकुलेट करना है वो डायरेक्ट 2,70,000 के कैलकुलेट करेंगे। तो 2,70,000 का 9% हो जाएगा CGST, जो कि आएगा 24,300। ठीक है, और 2,70,000 का 9% हो जाएगा सेम 24,300 रुपया। ठीक है, फिर इन तीनों वैल्यू का हम सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3,18,600 जो अभी हमें पेमेंट करना होगा। ठीक है, क्रेडिटर को। बात समझ गए, तो कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो देखो इसकी एंट्री बनेगी, सबसे पहले देखो आप ऊपर हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सहदेव एंड सन्स। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो जर्नल होता है उसका फॉर्मेट बना लेना है, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर डेट वाले कॉलम में क्योंकि कोई डेट नहीं दिया था, तो आप इसमें नंबरिंग करेंगे रोमन में फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और इसकी एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने परचेज किया है तो आपको पता है परचेज अकाउंट क्या होता है, परचेज का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। और अमाउंट दिखाएंगे 3,60,000, यानी जो टोटल नेट परचेज था, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, तो वो अमाउंट कितना आया था गाइस, 3,60,000 आया था। ठीक है, फिर क्योंकि हमने परचेज किया है तो परचेज करते समय हम GST पे करते हैं, और परचेज करते समय जो GST हम पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। तो यहाँ पे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट होगा और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हम विद इन स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, यानी बिहार टू बिहार सप्लाई हो रही है। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम बात करें इनपुट CGST अकाउंट की, ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग नहीं दिखाएंगे, टोटल GST दिखाएंगे। यानी सबसे पहले जो हमने 25% का पेमेंट कर रखा था उस पे जो GST आया था, CGST कितना आया था, 7,857, और जो 75% का अभी पेमेंट करना है उस पे जो हमने GST कैलकुलेट किया था वो आया था 24,300। तो ये दोनों GST का अमाउंट यानी जो CGST है, इन दोनों अमाउंट को हम ऐड करके एक साथ दिखाएंगे। तो 7,857 प्लस 24,300, तो ये हो जाएगा 32,157। बात समझ में आ रही है। देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे आपने कैलकुलेशन को 2 पार्ट में किया था। एक बार आपने क्या किया, एक बार आपने 25% की कैलकुलेशन किया, तो 25% जो हमने पेमेंट किया था उसका जो GST आया था यानी कि CGST आया था वो कितना आया था, 60,857। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग 75% अभी हमें पेमेंट करना था, इसका जो हमने इनपुट CGST कैलकुलेट किया था वो 24,300 आया था। तो दोनों टोटल CGST कितना हो जाएगा, तो एक तो 24,300 ये ले लेंगे और प्लस 7,857 ये ले लेंगे। ठीक है, तो एंट्री में दोनों अमाउंट को हम ऐड करके दिखाएंगे। आई होप अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे किया गया है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 7,857 25% वाला और 24,300 जो 75% वाला था। ठीक है, तो टोटल जो CGST पे पेमेंट हुआ होगा वो हुआ होगा कितना, 32,157। इसी तरीके से इनपुट SGST अकाउंट को भी डेबिट कर लेंगे, इसमें भी दोनों अमाउंट यानी कि 25% वाला 7,857 और जो 75% था 24,300। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके दिखा देंगे 32,157। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखो 25% की पेमेंट हो गई थी, तो 25% की अगर पेमेंट हो गई है इसका मतलब उतना कैश बिजनेस से कम होगा, है ना। और कैश का नेचर क्या होता है, असेट होता है, और असेट का डिक्रीज होना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और अमाउंट दिखाएंगे 1,03,014। सर ये कहाँ से आया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 1,03,014 देखो, जो 25% हमने पेमेंट किया था वो 90,000 था,
है ना, विदाउट जीएसटी। फिर इसमें से हमने क्या कहते हैं 2700 का कैश डिस्काउंट मिल गया था, वो हमने माइनस कर दिया, 87,300 बचा। फिर इसके बाद इसमें CGST ऐड हुआ और SGST ऐड हुआ। तो इस तरीके से जो हमने कैश, जो नेट कैश हमने पेमेंट किया वो 1,03,014 था। ठीक है, तो यही अमाउंट हम यहाँ पर देखो दिखाए हैं कैश के सामने। यहाँ पे जो कैश के सामने दिखाया गया है 1,03,014, वो यही अमाउंट है। ठीक है, और क्योंकि परचेज हमने किया था तो हमको डिस्काउंट रिसीव होगा, और डिस्काउंट का रिसीव होना बिजनेस के लिए रेवेन्यू होता है। ठीक है, जो कि कितना कैलकुलेट करने पे आया था 2,700। तो ये 2,700 रुपया कैश डिस्काउंट के सामने चला जाएगा, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के सामने चला जाएगा। बाकी जो 75% है 3,18,600 इंक्लूडिंग GST, जो अभी हमें पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है, नानक बर्दर को। यानी कि नानक बर्दर से हमने गुड्स परचेज किया था, हमने का मतलब बिजनेस ने परचेज किया था। तो बिजनेस अगर किसी भी पर्सन से या किसी भी सप्लायर से गुड्स परचेज करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। और क्रेडिटर का नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का इंक्रीज करना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए नानक ब्रदर अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया। ठीक है, समझ में आ गया, फिर से समझा दे रहा हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट होता है, क्यों, क्योंकि परचेज का जो नेचर होता है वो एक्सपेंस होता है। अमाउंट कितना दिखाएंगे, टोटल जो हमने नेट परचेज किया था ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, यानी कि 3,60,000 रुपया। फिर इनपुट CGST अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे 75% जो हमने पे किया था उसका CGST, और 75% जो अभी पेमेंट करना है उसका CGST, दोनों अमाउंट ऐड करके दिखाएंगे, 32,157 आ जाएगा। इसी तरीके से SGST में भी 32,157 दिखा देंगे। ठीक है, और क्योंकि 25% का पेमेंट हमने किया है तो उतना हमारे पास से कैश कम होगा, यानी बिजनेस से कैश कम होगा। बिजनेस का नेचर असेट होता है, असेट का डिक्रीज होना क्रेडिट करते हैं, जो कि कैलकुलेट करने पे कितना आया था, 1,03,014 आया था। और क्योंकि हमने 25% पेमेंट किया था तो उस पर हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था, डिस्काउंट का रिसीव होना बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, और रेवेन्यू का इंक्रीज करना क्रेडिट, जो कि कितना आया था 2,700। ठीक है, और 75% यानी कि 3,18,600 अभी हमें पेमेंट करना है, किसको, नानक ब्रदर्स को। तो नानक ब्रदर्स बिजनेस के लिए क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड GST पेड। ठीक है, तो आई होप आपको पहली जो ट्रांजैक्शन है थी उसकी जर्नल एंट्री और उसका कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो एक बार फिर से रिवर्स करके आप वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स फॉर ₹2 lakhs। ठीक है, एट 20% रेट डिस्काउंट। ठीक है, एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस। ठीक है, 60% अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, यानी 60% अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है वो भी चेक के थ्रू। ठीक है, लेकिन जो रिमेनिंग 40% इसका मतलब वो अभी हमें पेमेंट लेना है। ठीक है, तो उतने से हमें डेटर को रिकॉर्ड करना होगा। तो आइए सबसे पहले इसका हम कैलकुलेशन देख लें। आइए कैलकुलेशन ही देख लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिखाएंगे क्या, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स। सबसे पहले देखो लिस्ट प्राइस कितना दिया था, 2 lakhs, है ना। फिर 2 lakhs में से हमें माइनस क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना था 20%। तो 2 लाख का 20% होता है 40,000। तो 40,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,60,000। यानी जो टोटल नेट सेल किया गया वो कितना किया गया, 1,60,000। अब 1,60,000 का 60% हमें पैसा रिसीव हो गया है। तो देखो यहाँ कैश पेड नहीं, यहाँ कैश रिसीव कर लिख दीजिएगा, क्योंकि हमने सामान बेचा है ना, तो यहाँ पे कैश रिसीव्ड हो जाएगा। तो कैश रिसीव्ड जो हुआ है वो कितना, 60%। तो 60% किस अमाउंट का निकालेंगे, 1,60,000 का। तो 1,60,000 का 60% गाइज होता है 96,000। अब देखो जितना हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है उस अमाउंट पर हमें डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट, जो कि कितना था 5%। ठीक है, किस अमाउंट का निकालेंगे, जितना हमें पेमेंट रिसीव हुआ है। तो पेमेंट हमें रिसीव कितना हो रहा है, 96,000। तो 96,000 का 5% होता है 4,800, है ना। अब 96,000 में से 4,800 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 91,200, और यही आपकी क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू होगी। यानी जो 60% हमें पैसा रिसीव हो रहा है उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गई, 91,200। ठीक है, अब इसमें ऐड करना हमें क्या, CGST एंड SGST। तो CGST का रेट कितना है, 9%। तो 91,200 का 9% कैलकुलेट करोगे तो 8,208 आएगा।
आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और SGST भी कितना आएगा, 8208 आएगा। अब इन तीनों वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1,07,616, यानी जो हमें नेट अमाउंट रिसीव हो रहा है विथ GST वो कितना रिसीव हो रहा है, 1,07,616, ठीक है। ये तो हो गया 60% की कैलकुलेशन। अभी रिमेनिंग कितना बचा, 40% जो हमें अभी लेना है, ठीक है। तो 1,60,000 का 40% 64,000। अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट हम अलाउ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पेमेंट अभी मिला ही नहीं है ना। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें CGST और SGST ऐड कर लेंगे 9% एंड 9%, जो कि आ जाएगा 5,760। कितनी वैल्यू का, 64,000 का 9% निकालोगे तो 5,760 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम अमाउंट SGST का भी आ जाएगा। फिर इन तीनों अमाउंट को आप ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 75,520, यानी जो टोटल क्रेडिट सेल प्राइस है, यानी जो डेटर से अभी लेना है हमें विथ GST वो कितना लेना है, 75,520 लेना है, ठीक है। कैलकुलेशन समझ में आ गई। आइए अब इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। देखो गाइज, इसकी जर्नल एंट्री देखो बिल्कुल सेम मतलब आसान है। देखो सबसे पहले हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 60% का पेमेंट रिसीव हुआ है, वो भी चेक से, है ना। तो चेक से अगर चेक रिसीव हुआ तो किसको डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना रिसीव हुआ है, 1,07,616, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था विथ GST, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउ होगा, यानी जो 60% हमने पेमेंट रिसीव किया है उस पर हमने डिस्काउंट दिया था, ठीक है। तो वो कितना अमाउंट आया था, 4,800। बाकी जो रिमेनिंग 40% है वो अभी हमें लेना है किससे, डेटर से। डेटर कौन है, कुमार एंड सन्स। तो कुमार एंड सन्स अगर डेटर हैं तो ये बिजनेस के लिए क्या है, एक असेट है, और असेट का इंक्रीज करना क्या होता है, डेबिट करते हैं। तो कुमार एंड सन्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ये कितना अमाउंट आया था विथ GST, 75,520 आया था, ठीक है। और टू सेल्स अकाउंट दिखा देंगे। सेल्स अकाउंट में कितना दिखाएंगे, जो नेट सेल हमने किया था ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, जो कि कितना था, 1,60,000। और टू आउटपुट CGST अकाउंट, तो देखो 8208, यानी जो 60% हमने रिसीव किया था उसका, और 40% जो रिसीव करना है उसका CGST 5,760। तो ये कितना आ जाएगा, 13,968। और यही सेम अमाउंट SGST में भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप डेबिट और क्रेडिट का दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आप देखेंगे दोनों मैच करेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो, ओके। फिर इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड एंड GST कलेक्टेड। तो आई होप आपकी ये जो सेकंड ट्रांजैक्शन थी उसकी जर्नल एंट्री और उसका वर्किंग नोट दोनों आपको समझ में आ गया। कोई बड़ी डील नहीं है गाइस, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा टफ कह सकता हूँ, लेकिन कोई बड़ी डील नहीं है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आइए इसके बाद देखते हैं थर्ड में कह रहा रिसीव्ड फ्रॉम गोपीचंद। देखो गोपीचंद से रिसीव क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कभी गोपीचंद को कुछ सामान बेचा गया हो, ठीक है, या सर्विसेज लिए हों, तो इनसे पैसा रिसीव हो रहा है 38,000 बाई चेक के थ्रू। लेकिन यहाँ कह रहा है आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, मतलब 5% कैश डिस्काउंट देने के बाद, अलाउ करने के बाद, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड कैश, यानी गोपीचंद से पैसा रिसीव हो रहा है। तो ये मत यहाँ समझना कि जो कैश डिस्काउंट है वो भी रिसीव हो रहा, नहीं। देखो पैसा रिसीव करते समय हम हमेशा कैश डिस्काउंट को अलाउ करते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझो, ठीक है। अगर हम किसी से कैश, जैसे मान लो हमने किसी को सामान बेचा, तो सामान बेचते समय पैसा रिसीव होता है, लेकिन उस समय अगर कोई भी कैश डिस्काउंट होता है तो वो अलाउ होता है ना, जनरल एंट्री में उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये चीज़ आपने देखा होगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी है कि अगर हम गोपीचंद से पैसा रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पे 5% आफ्टर कैश डिस्काउंट कह रहा है, तो इसका मतलब 5% जो कैश डिस्काउंट है वो अलाउ किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये बिजनेस का एक्सपेंस हो जाएगा। दूसरी चीज़ ध्यान से सुनो, ये जो 38,000 रिसीव हो रहा है, ये कह रहा है कि 5% कैश डिस्काउंट देने के बाद रिसीव हो रहा है। इसका मतलब ये जो अमाउंट है वो 95% है। ऐसे समझो, मान लो किसी से हमें 100 रुपया लेना था, ठीक है, और कह रहा कि हमने जो ये पैसा रिसीव किया है वो 5% काटने के बाद हमने रिसीव किया है। तो 5% काटने के बाद अगर हमने रिसीव किया है तो इसका मतलब 95 रिसीव किया है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो 38,000 है ये कितने परसेंट वैल्यू है, 95% वैल्यू है, क्योंकि 5% का डिस्काउंट भी दिया गया है। तो 95 + 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ये 38,000 95% वैल्यू है, क्योंकि 5% कैश डिस्काउंट देने के बाद पैसा रिसीव हुआ है। इसका मतलब ये 95% अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है। तो आइए देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा रिसीव कर रहे हैं, है ना, वो भी चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और डिस्काउंट हमने दिया था
तो पैसा रिसीव करते समय हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अमाउंट कैसे, अच्छा क्रेडिट हो जाएगा टू गोपीचंद, है ना। गोपीचंद हमारे क्या रहे होंगे, डेटर रहे होंगे। तो अगर गोपीचंद हमारे डेटर रहे होंगे, जब इनसे पेमेंट रिसीव हो जाएगा तो डेटर खत्म हो जाएगा, और डेटर खत्म होने का मतलब असेट खत्म हो रही है ना, असेट डिक्रीज हो रही है, और असेट का डिक्रीज होना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अमाउंट समझो, देखो बैंक अकाउंट डेबिट के सामने वाला अमाउंट तो क्लियर है 38,000, लेकिन ये भी आपको ये क्लियर है कि ये जो 38,000 है ये 95% वैल्यू है, क्योंकि 38,000 जो हमें रिसीव हुआ है वो 5% कैश डिस्काउंट अलाउ करने के बाद हुआ है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो डिस्काउंट अलाउड कितना होगा वो देखो, 38,000 जो हमें रिसीव हुआ है वो कितना है, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ। 38,000 जो हमें रिसीव हुआ है ये 95% वैल्यू है, तो 95 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000। इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 हमें लेना था गोपीचंद से, लेकिन मिला कितना, 38,000, ठीक है। तो 40,000 अगर लेना था और मिला 38,000, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिया गया होगा, 2,000। तो ये जो डिफरेंस है 40,000 और 38,000 यानी कि 38,000, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिस्काउंट है, जो कि 2,000 आएगा, ठीक है। या एक तरीका और है, आप क्या करो, जो 38,000 है, ठीक है, ये कितना परसेंट वैल्यू है, 95%, और हमको निकालना कितना, 5%, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वही आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। तो जैसे भी चाहे आप पहले 100% निकाल लो, अगर 100% निकालोगे तो ये जो 95% है वो माइनस कर दो, तो 5% की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ रहे हो। तो देखो यही पे मैं वही चीज़ यहाँ पे मैंने किया, 38,000 को मैंने डिवाइड किया 95 से, 1% की वैल्यू आ जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 100%, यानी कि 40,000 लेना था लेकिन मिला कितना, 38,000। तो 40,000 में से 38,000 माइनस कर देंगे तो इसका मतलब 2,000 का हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही होगी। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो आई होप आपको थर्ड ट्रांजेक्शन्स भी क्लियर हो गई होगी। चलो और इसके बाद देखते हैं फोर्थ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर यहाँ आपने जीएसटी क्यों नहीं दिखाया, पैसा रिसीव हो रहा तो आउटपुट जीएसटी क्यों नहीं दिखाया। तो देखो जीएसटी इसलिए नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब पहले हमने सामान बेचा होगा या सर्विसेज बेची होंगी। तो जब गुड्स को सेल किया जाता है या सर्विसेज को सेल किया जाता है तो उसी टाइम यानी एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, ठीक है, उसी टाइम हम जीएसटी का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करके जनरल एंट्री में दिखा देते हैं, यानी कि क्रेडिट कर देते हैं। तो दोबारा जब हमें पैसा रिसीव होगा तो उस टाइम हम क्रेडिट नहीं करेंगे आउटपुट सीजीएसटी या फिर आउटपुट एसजीएसटी को, ठीक है, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो याद रखना, अगर हम पैसा किसी से रिसीव कर रहे हैं तो उस टाइम जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट, कह रहा पेड 20,000 फॉर रेंट बाई चेक। अब यहाँ देखो रेंट का पेमेंट किया जा रहा है चेक से, तो रेंट का पेमेंट क्यों होता है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी की सर्विस लिए होंगे, यानी जो बिजनेस है वो किसी प्रॉपर्टी की सर्विसेज लिया होगा, तो सर्विसेज के केस में भी क्या लगता है, जीएसटी पे करना पड़ता है। देखो रेंट हमारा एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 20,000 से, और क्योंकि हमने सर्विस ली है तो हमें जीएसटी पे करना होगा, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 20,000 का 9%, 20,000 गुणे 9/100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1,800 रुपया, ठीक है। इसी तरीके से इनपुट एसजीएसटी भी हो जाएगा कितना, 1,800 रुपया। तो 20,000 प्लस 1,800 यानी टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 23,600, क्योंकि पेमेंट चेक के थ्रू हुआ है, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट पेड विथ जीएसटी 23,600 रुपया, ठीक है। तो ये तो सिंपल था। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, कह रहा कि पेड 50,000 फॉर सैलरीज बाई चेक। अब एक चीज़ आप ध्यान दो, मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियोज़ में कि सैलरी पर जो है जीएसटी नहीं लगता, उस पर इनकम टैक्स लगता है, याद है। हाँ सर याद है। चलो देखो, तो फिफ्थ एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ तो टू बैंक अकाउंट 50,000 एंड 50,000 बीइंग सैलरी पेड। ये तो बहुत ही सिंपल एंट्री है ना। याद रखना सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता, इनकम टैक्स लगता है उस पर। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सिक्स पॉइंट में कह रहा है कि गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है, यानी 10,000 का गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है फ्री सैंपल, यानी कि एक तरीके से एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है,
ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हम जीएसटी को पे करते हैं, और अगर वो गुड्स जो हमने परचेज किया था अगर उसको हमने सेल नहीं किया तो फिर जो जीएसटी होता है उसे हमें रिवर्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम गुड्स को बांट रहे हैं, सेल तो कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा। देखो, जब परचेज डेबिट होता है तो जीएसटी इनपुट जीएसटी को हम डेबिट करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे परचेज क्रेडिट हो रहा है तो इनपुट जीएसटी क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो कितने का गुड्स हम बांट रहे हैं? 10,000 का। तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10,000 का 9% 900, इसी तरीके से एसजीएसटी भी आ जाएगा कितना? 900। तो टोटल कितना हो जाएगा एडवर्टीजमेंट के सामने? यानी एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा माना जाएगा वो कितना माना जाएगा? 11,800, ठीक है। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड जीएसटी रिवर्स्ड, यानी कि यहाँ पे जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? चलो, इसके बाद नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट है 5,000 रुपीज़ 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत और बैड डेट्स, यानी चंद्रकांत कोई डेटर रहा होगा जिनसे 5,000 लेना था, वो पैसा डूब गया, तो ये नुकसान है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत, क्योंकि चंद्रकांत अब डेटर नहीं रहेंगे, बुक से हटाना पड़ेगा। डेटर को डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट हो जाएगा 5,000 एंड 5,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है, सिंपल। चलो, इसके बाद आज के ट्रांजेक्शन्स की लास्ट एंट्री, आज के क्वेश्चन की लास्ट एंट्री या लास्ट ट्रांजेक्शन। अब यहाँ ध्यान से समझना, कह रहा सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, यानी घर के लिए फर्नीचर जो हम यूज़ कर रहे थे जिसकी वैल्यू थी 15,000 एंड द प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, मतलब उसको हमने बेच दिया। मतलब ऐसे समझो कि घर का जो ओनर है उसके घर में कोई फर्नीचर था, उसने 15,000 का बेच दिया, और इस 15,000 को बेचने से जो कैश आया उस कैश को उसने क्या किया? बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसकी एंट्री देखो क्या हो जाएगी? सिंपल सी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में कैश लगाया तो कैश बढ़ेगा, कैश का बढ़ना डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट। और क्योंकि ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, मालिक है ना, तो उसका कैपिटल भी इंक्रीज करेगा, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो? अब यहाँ ये मत दिमाग लगाना कि गुड्स बेचा गया है तो उस पर जीएसटी लगेगा। देखो, हाँ जीएसटी लगता, लेकिन अगर वो फर्नीचर बिजनेस का होता और बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा होता, ठीक है, यानी बिजनेस के पर्पज़ से वो फर्नीचर लाया गया होता, अगर उसको बेचा गया होता तो उस पर आउटपुट जीएसटी लगता। लेकिन क्योंकि ये बिजनेस का फर्नीचर नहीं है, ये घर का फर्नीचर है। अच्छा, आप खुद सोचो, आप अपने घर का कोई सामान कभी किसी को बेचो तो क्या आप सामने वाले से, जिसको भी आप बेच रहे हो, उससे जीएसटी ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। लेकिन वही सामान जब हम क्या करते हैं, किसी दुकान से, किसी शॉपकीपर से, यानी जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर उससे हम लेते हैं तो वो जीएसटी लगा के देता है, क्योंकि उसके पास राइट होता है। लेकिन अगर हम अपने घर का कोई सामान किसी को बेच रहे हैं तो उस पर हम जीएसटी नहीं कलेक्ट कर सकते। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। बात समझ रहे हो? तो आई होप आपको लास्ट ट्रांजेक्शन्स भी समझ में आ गई होगी। तो गाइस, आज के लिए बस एक ही क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है ना, और मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन था इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और हाँ, मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दी है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जिससे आप सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस को देख सकें, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।